ब्राक्स हाइपोथेसिस पर आधारित आज की चर्चा हमारे बौद्धिक दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि उनके पेट का स्वास्थ्य ही उनके बुढ़ापे की मानसिक स्पष्टता को तय करेगी। तो आज का हमारे चर्चा का शीर्षक है, क्या पार्किंसंस की शुरुआत पेट से होती है? गट ब्रेन एक्सिस के चौंकाने वाले सच को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या आपका पुराना क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यानी पुरानी कब्ज भविष्य के पार्किंसंस की आहट हो सकता है? नेचर और द लैंसेट न्यूरोलॉजी में छपे लेख इस बात की पुष्टि करते हैं कि जिन लोगों का गट माइक्रोबायोम यानी जो आंतों के माइक्रोबायोम असंतुलित होते हैं, खराब बैक्टीरिया ज़्यादा होती है, उनमें पार्किंसंस का खतरा 4 गुना अधिक होता है। एम्स दिल्ली और वैश्विक स्तर पर हो रहे नवीनतम शोधों के माध्यम से गट ब्रेन एक्सिस के उस रहस्यमयी गलियारे में उतरेंगे। आज का विषय चिकित्सा जगत के सबसे आधुनिक और रोमांचक क्षेत्रों में से एक है। ब्राक्स हाइपोथेसिस पर आधारित आज की चर्चा हमारे बौद्धिक दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि उनके पेट का स्वास्थ्य ही उनके बुढ़ापे की मानसिक स्पष्टता को तय करेगी। तो आज का हमारे चर्चा का शीर्षक है, क्या पार्किंसंस की शुरुआत पेट से होती है? गट ब्रेन एक्सिस के चौंकाने वाले सच को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। गट, जिसे दूसरा मस्तिष्क भी कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव रंजन। आज की चर्चा बहुत ही खास होने वाली है। जब हम पार्किंसंस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कांपते हुए हाथ और चलने की लड़खड़ाहट की छवि आती है। हम इसे दिमाग की बीमारी मानते हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस बीमारी के पहले बीज आपके दिमाग में नहीं बल्कि आपके पेट यानी गट में बोए जाते हैं, और वो भी मुख्य लक्षणों के दिखने से 10 से 15 साल पहले ही। आज के इस डिस्कशन में हम एम्स दिल्ली और वैश्विक स्तर पर हो रहे नवीनतम शोधों के माध्यम से गट ब्रेन एक्सिस के उस रहस्यमयी गलियारे में उतरेंगे जहां आपकी आंतें और आपका मस्तिष्क एक दूसरे से सीधे संवाद करते हैं। क्या आपका पुराना क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यानी पुरानी कब्ज भविष्य के पार्किंसंस की आहट हो सकता है? आइए विज्ञान की इस गहरी परत को डिकोड करते हैं। आज की केस स्टडी की शुरुआत हम मिस्टर सिंह से करेंगे। मिस्टर सिंह और उनके अनदेखे संकेत से करेंगे। हमारे पास कुछ महीने पहले 62 ईयर ओल्ड मिस्टर सिंह आए। उन्हें हाल ही में पार्किंसंस डायग्नोस हुआ था। जब हमने उनका पिछला मेडिकल इतिहास पूछा तो उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प बात बताई। उन्होंने बताया, डॉक्टर साहब, मेरे हाथ तो कुछ महीनों से कांपने लगे हैं, लेकिन मुझे कब्ज की समस्या पिछले 15 सालों से है और लगभग 10 साल पहले मैंने अपनी सूंघने की शक्ति, सेंस ऑफ स्मेल को खो दिया था। मिस्टर कपूर की यह कहानी कोई इत्तेफाक नहीं है। यह मेडिकल लिटरेचर में इसे प्रोड्रोमल सिम्टम्स कहा जाता है, यानी वो संकेत जो असली बीमारी से सालों पहले ही आते हैं। विज्ञान अब यह मान रहा है कि पार्किंसंस के पीछे का असली अपराधी अल्फा साइन्यूक्लिन नाम का एक प्रोटीन शायद सबसे पहले हमारी आंतों में ही एक गलत आकृति यानी मिसफोल्डिंग बनाना शुरू कर देता है, और इसमें एक खास नर्व का ट्रैक, वेगस नर्व, इस बीमारी का एक्सप्रेस वे बन जाता है। इस चीज को समझने के लिए हमें पूरी प्रोसेस को बारीकी से समझना होगा। इसे ब्रॉक की परिकल्पना, ब्रॉक्स हाइपोथेसिस कहा जाता है। इसमें मिसफोल्डेड प्रोटीन का एक रोल होता है। किसी जहरीले तत्व या खराब माइक्रोबायोम के कारण पेट के आसपास हमारे नर्व के कनेक्शंस जो होते हैं
जो आगे ब्रेन तक जाते हैं उसमें अल्फा साइन्यूक्लिन नाम के प्रोटीन के गुच्छे बनने लगते हैं। इसमें रोल होता है वेगस नर्व का। यह हमारे शरीर की सबसे लंबी नर्व है जो पेट को सीधे दिमाग से और दिमाग के ब्रेन स्टेम से जोड़ती है। रिसर्च बताते हैं कि यह प्रोटीन एक प्रायन की तरह इस नर्व के जरिए पेट से रेंगता हुआ दिमाग तक पहुंच जाता है। तो कब्जियत की वजह से या खराब खान पान की आदतों की वजह से हमारे इंटेस्टाइन में जहरीले तत्व पैदा होते हैं, या वहां पर आपने खराब चीजें खा करके, अनावश्यक रूप से एंटीबायोटिक्स खा करके, आजकल के जो फास्ट फूड हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं, उनको खा करके जो पेट में जहरीले तत्वों का जमाव होता है, पेट के जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, खराब बैक्टीरिया वहां पनपने लगते हैं, वो पेट के आसपास के नसों में अल्फा साइन्यूक्लिन प्रोटीन के गुच्छे बनाने लगते हैं। और यही प्रोटीन नर्व के जरिए पेट से रेंगता हुआ न्यूरॉन्स के ट्रैक से होते हुए दिमाग तक पहुंच जाता है। जब यह प्रोटीन दिमाग के सबस्टेंशिया नाइग्रा तक पहुंचता है तब यह उन न्यूरॉन्स को मारना शुरू कर देता है जो डोपामीन बनाते हैं। बेसल गैंग्लिया का एक खास हिस्सा जो हमारे हैंड के, हाथों के कोऑर्डिनेशन, हाथों के फाइन मूवमेंट्स, किस तरीके से किस लेवल पर हमें हाथों में मूवमेंट करना है, वहां के सबस्टेंशिया नाइग्रा के न्यूरॉन्स मारे जाते हैं। बेसल गैंग्लिया का मसल कोऑर्डिनेशन में बड़ा रोल है और उसका खास हिस्सा सबस्टेंशिया नाइग्रा तक पहुंच करके ये प्रोटीन्स वहां के न्यूरॉन्स को मारना शुरू कर देते हैं। ऐसे न्यूरॉन्स जो डोपामिन को रिलीज करके फाइन मूवमेंट्स के कोऑर्डिनेशन को तय करते हैं। जब वो न्यूरॉन्स मारे जाते हैं तो डोपामिन रिलीज नहीं होता है, तो हमारे हाथों का मूवमेंट सही तरीके से कोऑर्डिनेटेड नहीं होता है और इसकी वजह से हाथों में कंपन होना शुरू हो जाता है। तो प्रिवेंशन इनसाइट क्या होगा, समाधान का रास्ता क्या होगा? यहां पर एक बहुत बड़ा टेक अवे है। यदि हम शुरुआती दौर में ही पेट के स्वास्थ्य और माइक्रोबायोम, जो अच्छी बैक्टीरिया हैं, उनके ग्रोथ को ज्यादा प्रमोट करें तो शायद हम इस तरीके के खराब प्रोटीन को बनने ही ना दें, और अगर खराब प्रोटीन बनेगा नहीं तो वो नर्व के रास्ते से ब्रेन तक पहुंचेगा ही नहीं। अगर हम इसे रिसर्च के चश्मे से देखें तो वैश्विक डेटा और भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी बात करना जरूरी है। दुनिया भर के शोध जैसे कि नेचर और द लैंसेट न्यूरोलॉजी में छपे लेख इस बात की पुष्टि करते हैं कि जिन लोगों का गट माइक्रोबायोम यानी जो आंतों के माइक्रोबायोम असंतुलित होते हैं, खराब बैक्टीरिया ज्यादा होती है, उनमें पार्किंसंस का खतरा 4 गुना अधिक होता है। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में हमारे खान पान में फर्मेंटेड फूड्स जैसे दही, कांजी, छाछ का बड़ा महत्व रहा है, लेकिन वर्तमान समय में जो प्रोसेस्ड फूड है, आधुनिक डाइट है, बिना बात का एंटीबायोटिक्स जो हम ले रहे हैं, इसके कारण हमारे गट बैरियर कमजोर हो रहे हैं। हमारे गट के भीतर जो माइक्रोबायोम है वो अनावश्यक एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल करने से अच्छी बैक्टीरिया मारी जा रही हैं। इतना ही नहीं, कब्जियत का भी इसमें बड़ा रोल है। भारत में हुए कुछ अध्ययन बताते हैं कि भारतीय पार्किंसंस मरीजों में स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ की दर बहुत अधिक पाई गई है। SIBO की दर बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपको कब्जियत होता है तो जो बड़ी आंत के बैक्टीरिया हैं, क्योंकि खाना पेट में लंबे समय तक रहता है, तो जो बड़ी आंत की बैक्टीरिया हैं वो पीछे तक ग्रोथ करके आ जाती हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन तक, लार्ज इंटेस्टाइन की जो खास बैक्टीरिया होती हैं वो पीछे खिसक करके उनका ग्रोथ स्मॉल इंटेस्टाइन तक हो जाता है। और इस तरीके से जो लोकल इन्वायरमेंट है उसमें बदलाव, जो स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है, वो ज्यादा खतरनाक स्थिति पैदा करता है। इसलिए कब्जियत नहीं होने देना है, स्टूल को लगातार पास करते रहना है। जल्द पहचान का तरीका क्या हो सकता है? यदि आप 50 की उम्र के आसपास हैं और आपको अचानक सूंघने में कमी महसूस हो रही है, या फिर आपको कब्जियत रहता है, तो अभी से ही सतर्क रहें और केवल चूरन खा करके इसे टालने की कोशिश ना करें।
हमें अपने गट में अच्छी बैक्टीरिया को रखना होगा, कब्जियत को भी दूर करना होगा। तो समाधान न्यूरो न्यूट्रिशन और गट रिपेयर प्रोटोकॉल पर होना चाहिए और इसमें हमें अपने दिमाग को बचाने के लिए पेट का ख्याल रखने पर फोकस करना चाहिए। इसमें प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स इनको बढ़ाने की जरूरत है। अपनी डाइट में फाइबर, जैसा कि मैं अक्सर बताता रहता हूं, खाना खाने से पहले आप सैलेड खा करके अपने खाने की शुरुआत करें। इससे आप कब्जियत से बचते हैं और अगर मोशन आपका सही रहेगा तो इस तरीके की खराब बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होगा। तो प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स को भी लेना है। अपनी डाइट में फाइबर और अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाना है, जैसे लैक्टोबैसिलस के ग्रोथ को सपोर्ट करना है, या हमारे पेट की परत जो गट की लाइनिंग होती है उसको मजबूत रखता है ताकि जहरीले प्रोटीन हमारे न्यूरॉन्स में, हमारी नसों में न घुसने पाए। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, हल्दी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स न केवल पेट की सूजन को कम करते हैं बल्कि वेगस नर्व की सुरक्षा भी करते हैं। हमें अपनी डाइट में छाछ, कांजी, दही, रायता जैसी चीजों को बढ़ाना होगा ताकि लैक्टोबैसिलाई के ग्रोथ को हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सकें। कभी कभी स्निफ टेस्ट भी कर लिया करिए। कभी कभी घर पर ही तेज गंध वाली चीजें जैसे कॉफी या नींबू को सूंघ कर अपने ऑल्फैक्टरी, ये जो नाकों की जो नर्व है, उसकी हेल्थ को चेक करते रहिए। कब्जियत तो बिल्कुल नहीं होने देना है। महत्वपूर्ण सलाह यह है कि किसी को पार्किंसंस हो भी गया है तो भी पेट के स्वास्थ्य को ठीक रखने से उनकी जो मेडिसिन, खासतौर पर लीवोडोपा का असर बहुत बेहतर रहता है, क्योंकि ये दवाएं भी पेट से ही सोखी जाती हैं। तो एक समग्र दृष्टिकोण क्या बना? हमें पार्किंसंस ना हो इसलिए अपने गट के हेल्थ पर ध्यान रखना होगा। पार्किंसंस के खिलाफ जंग अस्पताल में नहीं बल्कि आपके रसोई, आपके जीवन शैली में लड़ी जानी चाहिए। हमारे शरीर का हर अंग दूसरे अंगों से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से कनेक्ट होकर के काम करता है। अगर हम अपनी आंतों की आवाज सुन लें तो शायद हम अपने मस्तिष्क को एक लंबी और स्वस्थ जीवन दे सकें। डॉक्टर होने के नाते मेरा लक्ष्य केवल बीमारी का इलाज करना नहीं बल्कि आपको उन संकेतों के प्रति सजग करना है जिन्हें विज्ञान अब धीरे धीरे समझ रहा है। उन सभी साइंस बेस्ड, एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशंस को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो आप भी हमारा सहयोग करें, हमसे जुड़े रहें और जो भी चीजें हम आपको बताते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके लिए और आपके प्रियजनों के लिए लाभदायक है तो आप उन लोगों में से शेयर भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।